इस बारिश में भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हमारी माँ बहन यहाँ पर आकर मेरा इस्तेमाल कर रही है और हजारों की तादाद में आप लोग यहाँ पर ये महिमा बारिश में भीगते हुए भी आप लोग यहाँ पर कदम जमा कर खड़े हैं, बैठे हैं। ये देखकर ये यकीन होता है कि कहीं न कहीं आज भी हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। सिर्फ उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई करने के लिए सामने आने की जरूरत है। और आज कांग्रेस सामने आकर जुल्म और जालिमों के खिलाफ लड़ने का काम कर रही है। और ग्वालपोखर के लोगों को ये यकीन हम लोग दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार भले हमारी ना हो, पंचायत तृणमूल का, समिति तृणमूल का, जिला तृणमूल का, एमएलए मंत्री तृणमूल का, सरकार तृणमूल का, मुख्यमंत्री तृणमूल का, गुंडा बदमाश तृणमूल का, पुलिस तृणमूल की, लेकिन उसके बावजूद आवाम को ये यकीन हम लोग दिला रहे हैं कि सब तुम्हारा हो सकता है लेकिन कांग्रेस तुम्हारे साथ है। ये यकीन आपको दिला रहे हैं। बार बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने मिसाल पर मिसाल हम लोग खड़ा करते जा रहे हैं कि जुल्म और जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर उसके सामने खड़े हो जाइए तो जुल्म और जालिम को घुटना टेकना पड़ता है। और उसका नमूना आपके यहाँ पर मौजूद है कि 16 साल का अंदाज नाम का ये लड़का, जिसको गुलाम रब्बानी ने, इस बच्चे को देखिए, इसके चेहरे पे अभी तक दाढ़ी नहीं निकला है। इसी बच्चे को पोखर गांव का रहने वाला है, लोधन पंचायत का। इसी बच्चे का कितना गुनाह था। एक बच्चे ने ये सवाल किया था गुलाम रब्बानी से कि हमारे ग्वालपोखर में एक तरोताजा नौजवान को नाजिश नाम के एक गुंडे ने गोली मारकर आरिफ का कत्ल कर दिया, उन साथियों का क्या होगा, उनको सजा मिलेगी या नहीं, आरिफ को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये सवाल पूछा गया था। क्या ये सवाल पूछना गलत है? आप लोग बताइए। ये सवाल आज ग्वालपोखर का हर एक नौजवान पूछना चाहता है, ये सवाल हर माँ बहन जानना चाहती है। लेकिन इसको मारा गया, इसका मोबाइल छीन लिया गया और रब्बानी साहब ने पुलिस भेजकर इसके घर में इसको गिरफ्तार करवाने का काम किया। ये कोई आतंकवादी है, ये कोई कातिल है, कोई गुनहगार है? इसको पकड़ने के लिए इसके गांव में 70-80 पुलिस पहुंच गया, 70-80 पुलिस गया इसको पकड़ने के लिए। और आरिफ के कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं जाती है, पुलिस खड़ी होकर आरिफ का कातिलों को कहती है कि गोली मारो। ये फर्क है। आरिफ का जब कत्ल हुआ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, उस वक्त पुलिस कुछ नहीं कर पाई और एक बच्चे को पकड़ने के लिए 70-80 पुलिस भेज देगा। ये इसका परिवार दहशत में था। हमारे कांग्रेस के लीडर नसीम साहब, जैनुल नूर भाई, मौलवी साहब, इन लोग सब वहां पहुंचे। हमारा नौजवान नेता इरशाद वो वहां पहुंचा, वहां जाकर इनके परिवार को हौसला अफजाई करने की कोशिश की गई। गांव वाले को लेकर बैठा गया, गांव वाले को बताया गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद फिर दूसरे दिन कलकत्ता से हम पहुंचे तो हम वहां प्याज को उखड़ गए। गांव के लोग उसे सुनकर हमको निहायत अफसोस हुआ कि ग्वालपोखर इसी हिंदुस्तान का हिस्सा है जो मुल्क को आजाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए। 75 साल आजादी के होने के बाद भी आज भी हम लोग यहाँ पर तृणमूल के कुछ चंद गुंडों के डर की वजह से या मंत्री की वजह से या पुलिस की वजह से आज भी हम घुटने टेक कर उनकी गुलामी को कबूल करते हैं। अब वक्त आ गया है कि गुलामी पसंद लोग जो हैं
वो तृणमूल में रहेंगे, और जो गुलामी के खिलाफ लड़ना चाहता है उसको कांग्रेस में आना होगा। नतीजा ये, एक अंगार आलम के खिलाफ जो केस किया गया, अब रब्बानी साहब मरते दम तक अंगार आलम को नहीं भूल पाएगा, क्योंकि यही वो बच्चा है जिसके ऊपर झूठा मामला करके अपना मंत्री का रोप दिखाने की कोशिश किया था। तो इसी बच्चे के साथ हम लोग खड़े होकर कब इसकी हाथ की लड़ाई लड़े, इसको बचाने के लिए उतरे। तो आज वही मंत्री जो रोप दिखाता था, आज उसका दफ्तर छीन लिया गया। कल तक अपने आप को माइनॉरिटी का मिनिस्टर बोलते थे, और आज उनको बना दिया गया है क्या, बंगाल का साग सब्जी लेके अचार बनाने वाला सबका। अब ग्वालियर के आदमी को क्या बोलेंगे, पहले बोलते थे तो माइनॉरिटी मिनिस्टर, मुसलमान लोग भला करो। अब क्या करेंगे, कोई गाजर मूली ले, अचार खाओ तो वापस मूली को वापस। अब गाजर और मूली का अचार अगर चाहिए तो रब्बानी साहब से मिल लीजिए, तो अचार आपको मिल सकता है। वो भी अचार बनाने का जो दफ्तर है, जिसको फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है बंगाल का, उसका दफ्तर का उनको मंत्री बना दिया। अभी अभी किशनगंज में एक शादी हुई, उस शादी में रब्बानी साहब भी पहुंचे हुए। वहां पर कुछ लोगों ने उनसे सवाल कर लिया कि सुनने में आया कि आपका दफ्तर छीन लिया गया है। तो उनके अपने लोग थे, तो वो बोलते हैं गनीमत है कि सिर्फ दफ्तर छीना गया, नहीं तो ये भिक्टर जो हाल किया था मेरा तो मंत्री तो खत्म हो रहा था। कम से कम दफ्तर छीन लिया, मंत्री को रख दिया है, यही गनीमत है, नहीं तो मंत्री भी नहीं रखता है। तो ये हालत है। तो आप लोगों को किससे डरने की जरूरत, जो गुलाम रब्बानी मंत्री होने के बावजूद आज डरा सहमा हुआ है आवाम से। आप लोग जो बात हम पहले बोले, वो आपको बोलेगा पंचायत मेरा, समिति मेरा, जिला मेरा, सरकार मेरा, मुख्यमंत्री मेरा, लेकिन आवाज भाग बोलने लगा है कि पंचायत तुम्हारा, समिति तुम्हारा, जिला तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, भिक्टर हमारा है। और ये बात जो बात बोल रहे हैं, आज इसी बात का डर उनके ऊपर है कि भिक्टर के नाम से काटता है। तो भिक्टर अकेला आपके सामने ये पतला दुबला इंसान जो खड़ा है, यहाँ पर बहुत सारा ऐसा नौजवान होगा जो मेरे जैसा भिक्टर को 3 बार उठा के पटक देगा, 3 बार उठा के पटक दीजिएगा, लेकिन आप लोग हमको हाथ भी नहीं लगा पाइएगा। क्यों? क्योंकि हम जिस्म से भले आपसे कमजोर हो, लेकिन जहनी और हिम्मत में हम किसी से कमजोर नहीं। आपको ये समझना होगा कि आप तो पतले दुबले हैं या गरीब हैं या अमीर हैं या कारोबारी हैं या किसान हैं या मजदूर हैं, आप कमजोर नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने जहन को मजबूत कर लीजिए और अपने हौसले को बुलंद कर लीजिए। हर ताकत को आपके सामने झुकना पड़ेगा, ये यकीन। हम लोग तो यहाँ पर हैं, हम लोग इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। जो हिंदू धर्म से हैं वो भी अपने धर्म में हिंदू धर्म के शास्त्रों को मानते हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो हमारा ये यकीन होना चाहिए कि इस्लाम में ये कहा जाता है, कुरान शरीफ में ये किताब साफ बताया गया है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, और याद और मौत देने वाला अल्लाह है। याद मौत देना अल्लाह के हाथ में है, रिस्क देना अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। पूरी दुनिया अगर चाहे आपको बेइज्जत करना, और अल्लाह अगर आपको इज्जत देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको बेइज्जत नहीं कर सकती। अल्लाह आपके लिए अगर रिस्क का इंतजाम करके रखा है तो पूरी दुनिया मिलकर आपको भूखा नहीं रख सकती। और अल्लाह ताला ने आपके अंदर जितनी सांसें लिखी है, आपको जितने दिन का हयात दिया है, आपको कोई नहीं मार सकता। तो फिर डर किस बात का? तो फिर डर किस बात का है कि मंत्री से डरना होगा, उसका गुंडा भाई से डरना होगा, तीनों मुल्क का चोर लोग से डरना होगा। जो चोरी करता है वो डरेगा। आज आपको अगर गांव में देखें तो जितना सब अभी पंचायत चुनाव लेकर सामने आ रहा है, अब गांव में आपके पास आएगा
कौन आएगा? वही पंचायत का मेंबर, वही पंचायत का समिति का मेंबर, वही तृणमूल का नेता लोग जो आपके गांव का रास्ता का मिट्टी चोरी किया है, जो आपका इंदिरावास चोरी किया है, जो आपका ग्वालीघर चोरी किया है, जो आपका कब्रिस्तान का मिट्टी चोरी किया है, जो आपका शमशान घाट का मिट्टी चोरी किया है, आज यही लोग आपके पास आएगा वोट मांगने के। जो आपका जॉब कार्ड का पैसा चोरी किया है, जो आपसे पढ़े लिखे नौजवान घर में जो बच्चे हैं उनको नौकरी देने के नाम पर लाखों लाख रुपया लूटा है, वही लोग आएगा आपके पास। ऐसे लोगों से आपको परहेज करना होगा। इसलिए आप लोगों को मेरा ये अपील है कि इंसाफ की लड़ाई में आप और हम सब मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करें और तृणमूल को यहाँ से हटाने का काम करना होगा। और जिस तरह से आज रब्बानी साहब के लीडरशिप में ग्वालपोखर में आवाम का वोट लेकर आवामों से सुख और चैन छीन लिया गया है, जहाँ माँ बहनों को घर में इज्जत आबरू से रहना मुश्किल हो गया है, नौजवानों को डर कर जीना पड़ता है, इस माहौल को बदलना है तो यहाँ से तृणमूल को साफ करना होगा। आज गुलाम रब्बानी के लीडरशिप में जिस तरह से यहाँ पर कत्लेआम होता है, एक नौजवान अपनी जिंदगी गंवा देता है और जिंदगी छीनने वाला कौन है? तृणमूल का पंचायत का प्रधान। और उस प्रधान के साथ कौन खड़ा रहता है? गुलाम रब्बानी। एक मंत्री होके वो आवाम के साथ नहीं है, वो गुंडों के साथ है, कातिलों के साथ है। अगर आज आप लोग ये चाहते हैं कि कातिलों को हौसला मिले तो आप लोगों को तृणमूल के साथ रहना चाहिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले और कातिल को सजा मिले तो आप लोगों को तृणमूल के खिलाफ कांग्रेस के साथ। इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसे रहनुमाओं को जो गुलाम रब्बानी और मोदी के लीडरशिप में इस इलाके में जो गुंडा बनाया जा रहा है, आप लोगों को ये पता है कि बंगाल में मुख्यमंत्री कहती है कि हम मुसलमान की हमदर्द है, मुसलमान के हमदर्द होने का दावा करती है, और मुसलमान करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज की तारीख में अगर पूरे बंगाल में 100 लोग मारे जाते हैं, वो तृणमूल से लड़ाई में उनके गुस्ती रंग की वजह से या फिर किसी की वजह से आज जो 100 लोग मारे जा रहे हैं, मारे जाने वाला सारा मुसलमान है, मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, जेल जा रहा है मुसलमान। और आप कहेंगे कि ये मुसलमान का भला कर रही है। अभी सूरजा शाहपुर में देख रहे थे, पोस्टर लगा हुआ है ममता बनर्जी का, दोनों हाथ उठा के दुआ मांग रही है। ऐसा दिखाया जाता है, हमारे मुसलमान भाइयों को लगता है कि ममता बनर्जी दोनों हाथ उठा के दुआ मांग दी तो हम लोग सब जन्नत में चले जाएंगे। क्या ये जो बेवकूफ बनाने का काम है, इसको समझिए और इंसाफ के साथ, हक के साथ जो आपके सामने खड़ा हो उसका हाथ मजबूत कीजिए और उसको लेकर आगे बढ़िए। आज टीएमसी के पास कुछ नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो ये नवो जात्रा निकाला है, इस जात्रा में क्या हो रहा है? वोट किया जा रहा है किसके लिए? कैंडिडेट के लिए। जिस पार्टी में ये सलाहियत नहीं है कि वो अपने बूथ का कैंडिडेट खुद तय कर सके, जो लोग বাংলা বলবে যেটা আমি বলছিলাম যে যেখানে তৃণমূল দল নিজের প্রার্থী বাছাই করতে পারছে না, তার জন্য তাদেরকে আজকে যুবরাজকে ডেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে এখানে, যে এসে আপনি প্রার্থী ঠিক করে দিয়ে যান। তাহলে এই যে এখানে এতগুলো নেতা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা তাহলে কিসের নেতা? এরা সবাই হচ্ছে চোর, এটা মানুষ জেনে গেছে, সেই জন্য এরা প্রার্থী ঠিক করতে পারছে না। আর আমরা যখন চোর বলি তো রব্বানির গায়ে জ্বালা করে, ভিক্টর চোর বলছেন, ভিক্টর চোর বলছে তোদের গায়ে জ্বালা করে। কিন্তু আজকে অভিষেক ব্যানার্জি এসে প্রমাণ করে দিয়ে যাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা সভাতে উনি বলছেন আমি এখানে এসেছি পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্বচ্ছ পরিষ্কার ভাবমূর্তির মানুষদেরকে আমাদের পার্টির প্রার্থী করার জন্য। क्या ये बात बोलता है कि नहीं? जब तृणमूलेर नेता নিজেই বলছেন স্বচ্ছ পরিষ্কার ভাবমূর্তির প্রার্থী জনগণের দ্বারা আমরা নির্বাচিত করে এখানে প্রার্থী দাঁড় করাবো, इसका मतलब है, এর মানে হচ্ছে যে যারা বর্তমানে আছেন তারা কেউ পরিষ্কার নয়, তারা কেউ স্বচ্ছ নয়, তারা সবাই চোর। আর এই সাথী
টিকিট দিয়ে যাচ্ছে কে? তৃণমূলের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি, যার পিছনে লেজুর হিলাতে হিলাতে দেখবেন রব্বানি সাহেব দৌড়াবে, যার পিছনে লেজুর ওঠারে ওঠারে মনি দৌড়াচ্ছে। এই যে লেজুর দৌড়াচ্ছে যারা, এরা কেউ নেতা না। ইটাহারে আপনারা এগুলো খবর রাখেন। এই গোলাম রব্বানি ইটাহারে গেছিল গতকালকে, যে ইটাহারে পরশুদিন ইটাহারে অভিষেক ব্যানার্জি যখন পৌঁছান, ওখানে পিছনে পিছনে যুবরাজকে খুশি করতে তার রব্বানি নিজের মুখ দেখাতে ইটাহার অব্দি চলে গেছিলেন। সেখানে ইটাহারে আপনারা একটা ছবিতে রব্বানিকে দেখতে পারবেন না, মোবাইলে দেখবেন একটা ছবিতে ইটাহারে রব্বানির ছবি থাকবে না। কারণ ইটাহারে অভিষেক ব্যানার্জি তাদের যে ঘরোয়া মিটিং হয়েছে, সেই মিটিং এ পরিষ্কার রব্বানিকে বলেছে, তুমি গিয়ে তোমার এলাকা সামলাও, অন্য জায়গায় মাতব্বরি করতে আসবে না, ঠিক করো। তার মানে অভিষেক ব্যানার্জিও জেনে গেছে কি গোলাম রব্বানির পায়ের তলার মাটি জনগণ কেড়ে নিয়েছে। এবার গোলাম রব্বানি হাবুডুবু খাচ্ছে। আর এই হাবুডুবু থেকে রক্ষা করতে গেলে এখন জনগণের পায়ে যদি না পড়ে রব্বানি, তাহলে আর এখান থেকে রক্ষা পাবে না। তাই ওকে ইতিহাস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তুমি যে গল্প করে নিজের জায়গায় সামলাও, অন্য জায়গায় মাতব্বরি করতে আসবেন। এই জন্যে গোলাম রব্বানি এখন গল্প করে দেখবেন আপনাদের পাড়া পাড়ায় যাবে, বাড়ি বাড়ি যাবে। যে নানা মামু খালু ফুপা সন বাপ সন বেটা দোষ বাপ মায় বাপ সবাইকে ভুলে গেছিল, আবার গিয়ে মনে করবে ভাই তুই তো মোর মা, তুই তো মোর বাপ, তুই তো মোর সন বাপ, তুই তো মোর ফকর বাপ, তুই তো মোর লোকর বাপ। এই করে করে আপনাদের এখন পা ধরবে। কিন্তু এটা মনে রাখবেন, পা ধরো বা পা চাটু, কিন্তু এইদেরকে একবার উচিত শিক্ষা যদি আপনারা না দিতে পারেন, তাহলে আগামী দিনে কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে যাবে, এখানকার বেকার যুবকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে যাবে, আমাদের নিরাপত্তা আর একটা বিপজ্জনক জায়গায় যাবে, আমাদের মা বোনদের উপরে বিপদ আসবে। এই বিপদকে রক্ষা করতে গেলে এদের চরিত্রটাকে বুঝে আমাদেরকে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের হাত শক্ত করে আমাদেরকে এখানে এদেরকে তৃণমূলকে পঞ্চায়েত থেকে বিদায় করতে হবে। এই বার্তা আপনাদেরকে দিতে এসেছি। আর আশা করি আপনারা সবাই তৈরি হয়েছে। হাত তুলে বলুন, সবাই তৈরি আছে? সবাই তৈরি আছেন? এই যে আজকে আপনারা হাত তুলে সবাই কথা দিচ্ছেন, আগামী পঞ্চায়েতে এই হাত দিয়ে আপনারা ব্যালট বক্সে কংগ্রেসের প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়ে পিছিয়ে পাঠাবেন, এই আশা রেখে আপনাদের সকলের কাছে এসেছি। আজকে আমার সময় কম, তাই আমি তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছি। আমার কাঙ্ক্ষিতে আবার গিয়ে একটা জনসভা আছে, ওখানে জয়েনিং প্রোগ্রাম হবে, তারপরে নয়ানগরে একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম আছে, তারপরে আজকে রাত্রে আমাকে কলকাতা ছুটতে হবে। আবার আমাকে কলকাতায় গিয়ে মিটিং করে আবার নদিয়া জেলা, সেখানে আগামী 8 তারিখে পুরো জেলা থেকে প্রায় 5-7 হাজার ফরওয়ার্ড ব্লকের যে পুরো জেলা কমিটি, সে পুরো জেলা কমিটি নদিয়া জেলার কংগ্রেসে যোগদান করবে আমার হাত করে। সেখানে অভিনন্দন চৌধুরী মাঠে থাকবে। সেই জন্য আমার কাছে সময় অভাব, আবার আসা হবে, আবার দেখা হবে, আবার আলোচনা হবে। আপনারা সবাই কংগ্রেসের হাত শক্ত করে মন বুদ্ধির দিক থেকে আপনারা আজকে থেকে কংগ্রেসের হাত প্রচারে গ্রামে গঞ্জে লেগে থাকুন। এই বলে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। বন্দে মাতরম।